नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। यूपीएसआई में धांधली को लेकर बच्चे लगातार इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। उनका ये कहना है कि यूपीएसआई में बहुत बड़ी धांधली हुई है। इसके लिए वो लगातार कई सोर्सों से रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, उसको लेकर वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हम लखनऊ में गए थे इको गार्डन में, हमने उनकी बात सुनी थी, अपने चैनल पर लगातार दिखाया भी था। बच्चों का ये कहना था कि हम 15 दिन से अधिक समय हो गया लगातार धरने पर हैं, पर हमारी बात कोई सुन नहीं रहा। तो हम वहाँ पहुँचे थे, बच्चों ने हमें बुलाया था तो हम वहाँ पहुँचे। फिर हमने जो बच्चों की बात सुनी, उसके बाद हमने आज यहाँ एक रिसर्च तैयार की है। हमारे साथ जितेश हैं, ब्रिजेंद्र सर हैं, इन्होंने एक रिसर्च तैयार किया जिस पे हम आपको बताएंगे कि जब हमने इस मामले पर जांच पड़ताल की तो हमें क्या कुछ देखने को मिला। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताती हूँ कि सपना और मेहनत दोनों में अंतर होता है। सपना हम बिना मेहनत के आराम से सो कर पा लेते हैं, और जो हमारा उम्मीद होता है और जो हमारा लक्ष्य होता है उसको हमें पाने के लिए अपने नींद को छोड़कर लगातार मेहनत करनी होती है। तो जो बच्चे 5 साल उससे अधिक समय तक एक पेपर की तैयारी करते हैं, उसके बाद जी तोड़ मेहनत करते हैं, कोचिंग संस्थाओं में जाकर एक मोटी रकम की फीस देते हैं, अपने घर परिवार को छोड़कर कहीं और दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जब ऐसी धांधली होती है तो ना सिर्फ बच्चों का सपना टूटता है बल्कि उनकी पूरी उम्मीद टूट जाती है। वहाँ पर कई ऐसी लड़कियां मिली जो ये बता रही हैं कि अब तो वो हिम्मत जुटा पाने में भी बड़ा डर सा लगता है कि कैसे हिम्मत जुटाएंगे कि अगले पेपर में धांधली नहीं होगी। और ये यूपीएसआई का मामला नहीं है, पिछले कई ऐसे पेपर्स लगातार लीक हुए हैं। पेपर 5 साल 10 साल ऐसे टाइम लगता है होने में, डेट आता है, फिर पेपर होता है, फिर इस बीच में कई बच्चों की तो एज खत्म हो जाती है। जितेश मुझे ये बताइए कि क्या कुछ रिसर्च में आप पा रहे हैं, बच्चे जो बता रहे हैं वो सही है? क्योंकि ट्विटर पर मैं देख रही हूँ लगातार ये पता चल रहा है कि अभी तक ये पता चल रहा है कि 50 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो यानी कि इस मामले में धांधली हुई है तभी गिरफ्तार हो रहे हैं, वो लोग बेकसूर नहीं है, माना जा रहा है कि वो कसूर है तभी तो गिरफ्तारी हो रही है। आपका क्या रिसर्च क्या बताया? अभी तक 57 लोगों की इस पर गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ लोग ऐसे गिरफ्तार हुए हैं जिनको का खा गा लिखना नहीं आता है, और नंबर उनके कितने? नंबर उनके 150 140 है। इसका भी एक जो जांच में निकलकर सामने आया है, भर्ती एजेंसी ने जो जांच करी है उसमें ये बताया गया है कि 160 सवाल थे। तो जो बच्चे गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने 10 मिनट में, या यूँ कहें कि 2 मिनट में 25 से अधिक सवाल उन्होंने हल कर लिए। तो एक किसकी अलग से वीडियो जनरेट होता है, उनको पता चलता है कि ऐसे हमारा काउंट हो रहा है। तो उसमें जब भर्ती बोर्ड ने उसको देखा तो उसमें ऐसे बच्चे पकड़े गए हैं, तकरीबन 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों में पकड़े गए हैं। तो ये तो जाहिर है कि धांधली तो हुई है। इससे सवाल ये भी उठता है कि जिन बच्चों ने मेहनत करी है उनका कहीं ना कहीं हक तो मारा ही जा रहा है। जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि पूर्ण रूप से सही आंदोलन है, और सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, हमारी यूपी गवर्नमेंट को भी उस ओर अग्रसर होना चाहिए। बच्चे गलत तरीके से नहीं बैठे हुए हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, और धांधली तो हुई है, ये स्पष्ट है, ये प्राची सिंह जी के द्वारा भी कहा गया है। ट्विटर पर मैं लगातार उनको देख भी रही हूँ, वो बता रही हैं कि इतने माफिया पकड़े गए, इतने और लोग पकड़े गए। तो एक तरफ से जब जो जिम्मेदार लोग हैं जिन पर जांच की जिम्मेदारी है वो लोग देख भी रहे हैं कि धांधली हुई है, फिर भी न जाने क्यों पेपर को नजरअंदाज कर रहे हैं। एकदम सीधे उन बच्चों का इतने दिन का मेहनत वो उनको नजर नहीं आ रहा है। जो लड़कियां वहाँ आंदोलन में बैठी हैं वो उनको समझ नहीं आ रहा है क्यों पेपर को फिर से नहीं कराने की बात नहीं हो रही है, या एक जाँच अच्छे से बैठ जाए, ये तो पता चले कि किसने बेईमानी की है। बिल्कुल, जाँच होनी भी चाहिए, और इसी को लेकर वो लोग पिछले 25 से 30 दिन, आज मुझे लगता है 25 दिन होने जा रहे हैं, वो इको गार्डन में अनशन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और पिछले संडे को भी हमने देखा कि वो सड़क पर उतरे, और लेकिन सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही है। कहीं एक रवैया जो है वो कमज़ोर नज़र आ रहा है सरकार की तरफ से, जबकि होना ये चाहिए कि जब पुलिस प्रशासन गिरफ्तारी कर रहा है तो उस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। उनका ये कहना है कि 57 लोगों की हम गिरफ्तारी कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जांच करिए, हो सकता है कि 57 लोगों से अधिक भी लोग उसमें सम्मिलित हों, तो जाँच होनी चाहिए। 57 हाँ, बढ़ सकते हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि बढ़ नहीं रहे हैं। अगर आप पेपर के शुरुआती दौर पर देखें, जब नवंबर
से दिसंबर के बीच में पेपर कराए गए थे, तो उसी समय सॉल्वर गैंग लगातार पकड़े गए थे, चाहे वो गोरखपुर से हो, इलाहाबाद से हो, बनारस से हो। तो इस तरह की ही तमाम खबरें आनी शुरू हो गई थीं, और जो कि बाद में देखिए किसने एक बड़ा रूप ले लिया है। और सबसे पहले मैं ये कहना भी चाहूँगा कि जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो सबसे पहले हमारी भारत एक नई सोच की टीम वहाँ पर पहुँचती है और एक पत्रकारिता की अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कलम के सच्चे प्रहरी होने के नाते सबसे पहले हम उनके मुद्दे को कवर करते हैं और आम जन तक पहुँचाते हैं। तो हमारे कवर करने से ये हुआ है कि मुद्दा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रांग हमें धरातल पर नजर आया है। अब तो मैं देख रही हूं काफी लोग उसको कवर कर रहे हैं। जी। हाँ, तो उनको आत्मबल मिला है। जब सर लोग पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी स्ट्रेंथ बहुत होती है, जो कोचिंग संचालक होते हैं, तो संख्या बढ़ी है उनकी। अच्छा, आपकी क्या रिसर्च है, आपको क्या लग रहा है कि देखिए धांधली हुई है या नहीं? क्योंकि अभी तक यही नहीं क्लियर हो पा रहा है कि हुई है कि नहीं। अगर धांधली हुई होती तो जिन पर जिम्मेदारी होती वो आग पर काली पट्टी बांधकर नहीं होते, वो ये तो देखते ना। देखिए ये चीजें, ये कानाफूसी तो बहुत पहले शुरू हो गई थी। जब बच्चे एग्जाम दे रहे थे नवंबर दिसंबर के समय पे, तभी से बातें उठने लगी थी। यहाँ तक कि अभ्यर्थी जो एग्जाम देने गए थे उस समय से उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि बाकायदा एक दूसरा सेंटर बनाया गया है जहां पर अभ्यर्थियों को जिन्होंने पैसे दिए हैं उनको अलग से एग्जाम कराया जा रहा है। और ये बात बाद में खुल के भी आई है कब, जब रिजल्ट आ गया, जब ये आंदोलन शुरू हुआ और धीरे धीरे जब बच्चे पकड़े जाने लगे, अभ्यर्थी पकड़े जाने लगे जो पैसा दिए हैं। आपको मैं ये रिपोर्ट दिखा दूँ, एक रिपोर्ट इसमें है, ये है, सॉरी, हाँ, ये दैनिक जागरण का है, मेरठ का प्रकाशन है ना। मास्टर कंप्यूटर हैक कर हल किया प्रश्न पत्र। इसमें क्या कह रहा है कि जो सेंटर बनाया गया था, सेंटर के बगल में बकायदा एक रूम किराए पर लिया गया। और किसने लिया? जो सेंटर का मालिक था, बकायदा लिया और एक कनेक्शन केबल से खींच करके, केबल होती है लाइन केबल को खींच करके वहां पर दिया गया किराए के मकान पे। बकायदा वहां कुछ सिस्टम लगाए गए और वहां पर उन बच्चों को बिठा करके उनकी परीक्षा कराई गई। उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं और इसमें बकायदा NSCIT के अधिकारी भी शामिल हैं। तो ये चीज़ें जब उस समय जब उठी थी नवंबर दिसंबर, तभी संज्ञान लेना चाहिए था कि ऐसा हो क्यों रहा, और वो चीज़ सामने भी आई। इसके बाद 57 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, है ना। बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है बच्चों का जो देने आ रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी मुझे पता नहीं क्यों हमारी गवर्नमेंट या जो एजेंसी बनी है वो संज्ञान क्यों नहीं ले रही है। लेना चाहिए ना। मैं कहता हूँ 57 हुई है ना, तो क्या गारंटी है कि 5700 नहीं हो सकती हैं धांधलियाँ? एकदम हो सकती है। जब सेंटर बनाए गए एक जगह, और ये और हम कह सकते चलिए धांधली एक जगह हुई। मान लीजिए हम गोरखपुर के रहने वाले, गोरखपुर में 4 सेंटर की कहानी है, 4 सेंटर में ऐसा हुआ है, यहाँ की रिपोर्ट अखबार में निकला हुआ है। तो जब गोरखपुर में भी हो रही है, अलीगढ़ से भी खबर आ रही है, झांसी से भी आ रही, मेरठ से भी आ रही, ये पूरे यूपी से आ रही हैं खबरें। तो पता कैसे चल रहा है कि यहाँ बेईमानी हुई, ऐसा हुआ? बायोमेट्रिक पकड़ी जा रही है ना। जैसे किसी ने क्या किया, अभी बिहार का एक सॉल्वर सोनू का नाम से आया, अब यहाँ गोरखपुर में संत कबीर नगर जिला में धनगटा क्षेत्र का एक लड़का था जिसने जब उसका फिजिकल में गया तो बायोमेट्रिक मैच नहीं किया, है ना, तो वो पकड़ा गया। इस तरह आपके कर्नलगंज इलाहाबाद का फेस नहीं मैच किया, फिर वहां से पकड़ा गया। तो इस तरीके से पकड़े जा रहे हैं, हर जगह से पकड़े जा रहे हैं। अब आप सोचिए 75 जिले हैं, 75 जिले हैं यूपी में। अगर मैं कहूँ हर जिले में इस तरह धांधली हुई तो क्या गारंटी है कि ये 57 नहीं 5700 हो सकते हैं? एकदम हो सकते हैं, और ये होगा जरूर। 9534 पदों के लिए भर्तियां थी, जिसमें कि 12 लाख बच्चों ने आवेदन किया और तकरीबन 3.5 गुना लोगों को लिया गया है। और आप समझिए कि 12 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद छटनी करके आप 3.5 गुना ही लोगों को लेते हैं। उसमें अगर ऐसी धांधली हो जाती है, जैसा 3.5 गुना बच्चों को लिया गया तो वो सभी को जॉब थोड़ी मिल जाएगी। सोचिए तो 3.5 गुना क्यों लिया गया है? आप 9000 की वैकेंसी निकाल रहे हैं, कायदे में आपको 9000 को बुलाना था, 9534 को बुलाना था, और उनके बाद उनका फिजिकल करना था। जब न छटने तब फिर आपको अगली लिस्ट देनी चाहिए थी। फिर ये आपने 36,000 क्यों ले लिया? 4 गुना। और मैं कहता हूँ 4 गुना लेने के बाद कट ऑफ 120 जा रहा। बच्चों का आरोप तो ये है कि भाई आपने 9,000 पे हर साल भर्तियां निकलती थी, 80-90 कट ऑफ जाता था, आपने 36,000 बच्चों के लिए और कट ऑफ 120 जा रहा तब भी। 99% ऐसा पहला रिजल्ट है जिसमें 99% कट ऑफ गया है। 160 सवालों में बच्चों के 155, 158, 150 सवाल सही जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, खासकर वो जो बच्चे जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, पिछले 5-5, 10-10 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, और माँ बाप उनको इस उम्मीद से भेजते हैं कि बच्चा पढ़ाई करेगा, फिर दरोगा बन के आएगा।
वैकेंसी आप देखती होंगी 2016 में वैकेंसी आई थी 3,500, उसके बाद फिर कोई वैकेंसी नहीं आई। वैकेंसी बहुत कम आ रही हैं, चाहे वो आर्मी की हो या किसी अन्य हो, वैकेंसी नहीं आ रही। गिना चुना वैकेंसी आ जाती है, उसमें भी धांधली हो जाती है। तो ये हमारे सिस्टम पर सवाल तो बनता ही है। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे कहीं तो मैं पढ़ रही थी जिसमें ये पता चला कि जो अभी कोविड आया उसके बाद से जो ये पेपर हुआ है उसमें बच्चे ऐसा कौन सा संजीवनी बूटी ले लिए कि इतना तेज से इतना ज़्यादा नंबर पा रहे हैं। पहले बच्चे जो है वो ये ऐसे पेपर्स में 100 से ऊपर तो गया ही नहीं आज तक। ये पहला ऐसा है जो 120 140 इतना हाई कट ऑफ जा रहा है। तो ये कोविड टाइम में मुझे लगता है सारे बच्चों ने मेहनत की होगी। इसमें तारीफ उन बच्चों को करनी चाहिए थी जिन्होंने अपने खुद के बेस पे रिसर्च किया और पता किया। बच्चों ने दबाव बनाया। 160 में 158 प्रतीक के नंबर थे। बच्चों ने उसके घर पे गया, प्रदर्शनकारी बच्चे ने, है ना, और दबाव बनाया, तब जाके गिरफ्तारियां शुरू हुई। तारीफ तो उन बच्चों को करनी चाहिए जो आंदोलन लड़ रहे हैं। पहले वो पढ़ रहे थे, अब लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस देश की ये व्यवस्था पढ़ना पड़ता, पहले आप पढ़िए फिर आप लड़िए, लड़िए। ये कितना मुश्किल है, आप समझ सकती हैं। बहुत मुश्किल काम है कि नहीं? और उनको क्या, उन्होंने आगे फॉर्म नहीं भरे हैं क्या? आगे आने वाले एग्जाम के फॉर्म भरे उन्होंने अपना, वहाँ तो वो समय किल कर रहे हैं। उनको है कि मैं करूँगा क्या भाई? अब उन्होंने यहाँ पर अगर धांधली हो सकती है तो अगले एग्जाम में धांधली नहीं हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, और होती ही रही है। तो उन्होंने रिसर्च किया कि मतलब यूपीएसआई में 160 में 158 आ रहा है, 160 आ रहा है, 155, और उसी बच्चे के पेट में आ रहे हैं 30-33 नंबर, 30 नंबर, है ना। ये लेवल के एग्जाम में आप कितने कम नंबर आते हैं और ग्रेजुएशन लेवल पे आपकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो ये तो संदेह के घेरे में है। ये तो काम हमारे एजेंसीज को करनी चाहिए, जिनको हमने टैक्स दे करके बिठा के रखा हुआ है। क्यों? आईएएस क्वालिफाई है कि नहीं, उसमें रहते हैं। यूपीएससी क्लियर करने वाले जाते हैं एजेंसीज में, और वो उनका काम ये बच्चे कर रहे हैं। तो मैं जब ये सब मैटर देखती हूँ ऐसे धांधली वाला और ऐसे चीज़, तो मुझे ना एक बात नहीं समझ में आती। मतलब हाई स्कूल इंटर के पेपर में बेईमानी होती है, हालांकि वो भी नहीं होनी चाहिए, तो वो बर्दाश्त किया जा सकता है तब भी। लेकिन जब आप दरोगा, एसआई, इतने बड़े बड़े पद पे जब आप धांधली करते हैं, एक भी बेईमान दरोगा अगर बैठ जाता है थाने में, तो आप समझ सकते हैं उस इलाके में कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। और काखा नहीं आ रहा है लोगों को, तो वो लोग बैठेंगे तो क्या ही करेंगे। कोई FIR लिखाने आ गया तो दरोगा साहब को लिखने ही नहीं आ रहा है ना। तो उनसे हम उम्मीद करेंगे कि वो लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया बात। तो 15 लाख उन्होंने इन्वेस्ट किया है और 15 लाख वो निकालेंगे भर्ती होने के बाद। तो आप समझिए 15 लाख एक आदमी निकालेगा और हजारों 15 लाख निकालने जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? वही तो है ना। कितने बेहतर समाज तो बना ही नहीं पाएंगे। बड़ा सवाल ये है कि जैसे आपने हाई स्कूल इंटर की बात करी, देखिए अभी हाल ही में यूपी बोर्ड जो है उसने ये कहा था कि उसने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो कि गलत थे, और उनके नंबर भी जब रिजल्ट आएगा तो उसमें इंक्लूड करके दिए जाएंगे। आप समझिए इस चीज़ को कि जब हम हाई स्कूल इंटर में ही होते हैं तब से ही हमारे सामने एक प्रोसीजर सामने खुलकर आ जाता है धांधली का। तो शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि गड़बड़ चल रहा है। जबकि दूसरी तरफ चाहे वो हमारे देश के राजनीतिक नेता हों, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, सुविधाएं बहुत हैं, हाईटेक हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में जहाँ पे आधुनिकीकरण हो रहा है, लेकिन हम आज भी भरोसा नहीं जता पा रहे हैं उन एजेंसियों के प्रति ये पेपर्स वगैरह कराती हैं। जैसे कि NSERT की अगर बात करी जाए तो 6 राज्यों में पहले से बैन है। जब वो 6 राज्यों में बैन है, जब वो भोपाल मध्य प्रदेश में बैन थी, तो आपको ऐसी क्या वजह पड़ी, ऐसा क्या उसके अंदर खूबी थी कि आपको वो पेपर कराने के लिए वो एजेंसी को हायर करना पड़ा? इसका जवाब, इतने बड़े प्रदेश में, तो आपको इसका जवाब तो देना ही होगा ना। बच्चे भी ये जवाब मांग रहे हैं, इसके साथ साथ जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी जवाब मांग रहे हैं, और इनके अलावा इनके गार्जियन भी ये जवाब मांग रहे हैं कि आप बताइए हमें कि आपने ऐसी एजेंसी से पेपर क्यों कराया जिसके ऊपर पहले से संगीन आरोप है। इस तरीके से आप हमारे देश का भविष्य, आप हमारे समाज का भविष्य, आप हमारे प्रदेश का भविष्य सब कुछ चौपट कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं वो कलम उठाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी स्याही को ख़त्म करते हैं। वहीं एक गुंडा लफंगा दूर दराज बैठकर वो क्रिकेट खेलकर या कुछ भी गलत काम करके वो आता है, उसको कुछ नहीं पता, ककारा भी नहीं आ रहा। ये मैडम कह रही, प्राची सिंह ये कह रही हैं, उसको ककारा नहीं आता, उसको नॉर्मल से सवाल नहीं आते हैं। वो एग्ज़ाम देता है और 10 मिनट में वो 100 से ज़्यादा सवाल हल करता है। सोचिए अगर ऐसे लोग
लोग, अगर ऐसे लोग दरोगा बन जाएंगे तो हमारे साथ न्याय कैसे होगा? कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी के साथ बलात्कार हो जाता है, वो थाने के अंदर जाती है कोई महिला, तो वो कैसे न्याय करेंगे? फिर आपके सामने ललितपुर जैसे कांड सामने आएंगे, और या तो फिर आपने और सुना होगा एक कानपुर के दरोगा जी थे, उनके ऊपर भी इस तरीके के आरोप लगे। इस तरह की चीजें निकलकर सामने आएंगी ना, फिर आपकी वर्दी दागदार होगी, फिर आप कहेंगे कि वर्दी में दाग है ना? तो वर्दी को आप साफ करने की कोशिश तो कीजिए। खाकी है, खाकी ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, ऐसा नहीं कि खाकी हमेशा से बदनाम रही है। खाकी के पास बहुत से ऐसे तमगे हैं जो उसने हासिल किए हैं, लेकिन आप उसको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, हमारे देश के नेता बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, और ऐसी एजेंसियां जो हैं वो खराब करने पे तुली हुई हैं, और इससे हमारे बच्चों का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है। देखिए, ये जो जितेश ने बात कही है वो कुछ हद तक सही है, सारी बात सही है, लेकिन इसको अगर मैं अपने आप से समझती हूँ तो ऐसे भी मैं देखती हूँ कि आम जो गांव के लोग हैं वो ऐसे ही खाकी वर्दी का कोई इंसान दिख जाए तो उससे अपनी समस्या नहीं बताना चाहते हैं। भले अपने झेल लेंगे, बताएंगे नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर अपनी समस्या बताएंगे तो वो इधर से भी खा लेंगे, उधर से भी खा लेंगे और सॉल्व नहीं करेंगे। गाँव में बड़ा चलता है ये कि आप किसी भी थाने में चले जाइए, आपको न्याय नहीं मिलेगा, भले आपका पैसा भले लूट जाए, ऐसे बेईमानी हो जाती है। ऐसे में फिर ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जब गांव का कोई भी चाचा चाची या कोई युवा ऐसा देखे, सरकार इस पर काम करती हैं। जैसे डायल 112 शुरू हुई, तो जब डायल 112 शुरू हुई तो उसके बाद ये कहा गया कि जैसे कि आप रात के कहीं जा रहे हैं तो आप 112 से मदद मांग सकते हैं, कि आपको कहीं छोड़ना है। कई तरह की सेवाएं 112 दे रही है, तो एक तरीके से मतलब सही है। हाँ। मैं मान रही हूँ कि चीजें सुधरी हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि एक तरफ कई जगह सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, जब यूपी पुलिस अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करती है तो ये कहती है कि हम जनता के बीच में विश्वास जताने की कोशिश कर रहे हैं, और विश्वास ऐसा जता रहे हैं कि देख रहे हैं कि अब ऐसे दरोगा बनने वाले हैं जिनको पता है, चीज़ें नहीं पता है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सोशल मीडिया पे खुद यही लोग जो बच्चे लिख रहे हैं, या प्राची सिंह की आप बात कर रहे हैं, वो खुद लिख रही हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे दरोगा बन रहे हैं। अगर ये जांच अगर अभी नहीं हुई तो आप मान लीजिए कि अगर 10 बेईमान भी पहुंचते हैं तो ये समाज के लिए बहुत बेकार होने वाला है। बिल्कुल। अगर बेईमान जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो बेईमानी करेंगे, और बेईमानी तो करेंगे ही करेंगे। इसके साथ वो जो जिन बच्चों का भविष्य लेकर जा रहे हैं, मेरा सवाल यही है कि उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? उनके अंदर क्षमता है, काबिलियत है, सारी चीज़ें हैं, कैपेबिलिटी है, लेकिन वो हायर नहीं हो पा रहे हैं, वो सिस्टम में आ नहीं पा रहे हैं। जबकि हो सकता है उनके अंदर जज्बा है देश सेवा का, प्रदेश सेवा का, लेकिन कुछ बेहतर करने का। जाहिर सी बात है पढ़ लिख कर कोई युवा आएगा तो कुछ बेहतर ही करेगा, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। बात ये भी है कि अपना घर छोड़ के आए। देखिए, पता है जो तैयारी करता है, एक परीक्षा होती है एसआई लेवल की परीक्षा, उसमें रीजनिंग होता है, मैथमेटिक्स होते हैं, जीएस होता है, बहुत सारे होते हैं, और उनको पढ़ना पड़ता है डीपली, उसकी थॉरोली नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जाके कोई भी एग्जाम जो होता है इंडिया में, और खासकर इंडिया में इतना कंपटीशन टफ है कि आपको एक बच्चा जब क्वालिफाई करता है ना तो उसने उसकी अच्छी से पढ़ाई करती, तो जिसने पढ़ाई किया ना उसका साइकिक लेवल अलग होता है, और जो बिना पढ़ाई करके घूस दे के जाएगा उसका साइकिक लेवल अलग होगा, और जब ये जाएंगे तो हमें नजर आएगा। समझ रहे हैं ना, ये चीजें हमें नजर आएगी। वो दोनों में से कोई भी अगर ऑफिसर बनता है तो हमको डिफरेंस में नजर आएगा, है ना। वो देखेगा वो किस तरह से रिएक्ट करेगा किसी सिचुएशन को, और जो बिना पढ़ा लिखा जाएगा वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो यही अंतर है। मैं एक चीज़ कुछ आंकड़ों पे नज़र ले जाऊंगा। जैसे मिनिमम आज की डेट में तो फीस बहुत बढ़ गए। गवर्नमेंट परीक्षा कराने के 1000 रुपये फीस ले लेती है, ठीक है। 10 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म भरा था, अप्लाई किया था। अब 100 को 10 लाख से आप गुणा कर दीजिए, 100 करोड़ रुपए हो। का तो फॉर्म ही नहीं आता है, 400-500 फॉर्म्स होते हैं। अच्छा, 1000 ना, अब 1000 करोड़ रुपए हो जाते हैं। मैं 100 रुपए से बढ़ा, 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के बाद आप ऐसे संस्था को दे देते हैं जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं तय है मार्केट में। तो आप ऐसे से एग्जाम करा रहे हैं, और 1000 करोड़ रुपए एक एग्जाम के लिए खर्चा किया जा रहा है 10 लाख बच्चों के लिए। वहां पर मतलब आप करा नहीं पा रहे, आपके पास सिक्योरिटी लेवल नहीं है। तो आप क्यों कागज का आई कार्ड दिए जा रहे हैं आज की डेट में, है ना। आजकल तो बायोमेट्रिक है, आप दे दीजिए। आप उस समय बायोमेट्रिक लीजिए, और वहां पर जिसका अंगूठा लग रहा है वो जा रहा है कि नहीं। ये चीजें आप कर सकते हैं, ना हो तो रिजेक्ट हो जाए आदमी, सीधी बात। ये चीजें की जा सकती हैं। सवाल यही होता है कि जैसे कि ये चीजें जब 2004, 5, 7 में होती थी तो समझ में आता था
कि लोग इल्ज़ाम भी लगाते थे, जो वर्तमान में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये बताते थे कि फलाना के राज में बड़ी धांधली सी हो रही है। लेकिन अब जब आप पीठ थपथपाते हैं, साइनिंग इंडिया का नारा देते हैं और फिर इस तरीके की धांधली निकल कर आती तो प्रश्न नया भारत का आप नारा देते हैं तो सवाल तो खड़ा होता है ना। और फिर आप कहते हैं कि नहीं हमारी सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है। तो ये तो मुझे तो लगता है गलत है, उन बच्चों के साथ बेईमानी है जिन बच्चों ने पेपर दिया है। अच्छा, एक बात और है, हम एक तरीके से तकनीकी रूप से मजबूत दिखाते हैं, हम ये बताते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, हमारा भारत विश्व गुरु बन रहा है। लेकिन जब पेपर का मामला आता है तो ना जाने क्यों ऐसी लापरवाही आप कर दे रहे हैं कि मतलब पेपर कोई और दे रहा है, फिजिकल देने कोई और पहुंच रहा है। मतलब इसका मतलब जो ये बेईमानी करा रहे हैं उनके अंदर डर नहीं है और वो उन बच्चों की किस्मत भी खा जा रहे हैं जो बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं। जो यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, ये आपके दरोगा की भर्ती भी हुई है, ये सारे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होते हैं, है कि नहीं। ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनको चलानी होती है। इन्हें कोई इनकम का सोर्स नहीं है गवर्नमेंट का, इन्हें इनकम नहीं जनरेट करनी जाके कि इनको सिर्फ गवर्नमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होगा, मतलब ये गवर्नमेंट को प्रॉफिट देंगे। इनको गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं देना है, इनको क्या करना है, इनको ग्राउंड पे काम करना है कि नहीं। इनके पास लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होगा इनको। तो आप सोचिए अगर इस तरह से धांधली होगी इन लोगों के, कल को आईएएस भर्ती में धांधली शुरू हो जाए, हो सकती है। अभी तक तो नहीं यूपीएससी में होती है, लेकिन हो सकती है। हम क्यों मना कर दे भाई, जब इस तरह से धांधली का लेवल बढ़ते चला जा रहा है तो आने वाले भविष्य में देखिए क्या होगा। क्यों? सही बात है। अच्छा, जब हम लोग इको गार्डन में पहुंचे थे तो जब लड़कियों से बात कर रही थी मैं, तो मुझे ये चीज़ें तो समझ में आ रही हैं कि एक जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास है, उसके लिए उन लड़कियों को ये मना लेना अपने परिवार वालों को कि मुझे तैयारी करना है, एक ये खुद ही एक लड़की के लिए लड़ाई होती है। पहले वो परिवार वालों को समझाए कि मुझे तैयारी करना है, फिर तैयारी के नाम पे 5 साल मिल जाए और 5 साल में भर्ती एक ही आए। मान लीजिए यूपीएसआई एक भर्ती आई, उस भर्ती में बच्ची ने मान लो 5 साल जी तोड़ मेहनत की, अपनी रात की नींद बर्बाद की, सुबह ग्राउंड में अपना पैर सुजाया, दर्द सहा, हाँ, और उसके बाद पता चले ऐसे फ्रॉड हो जाए। फिर अब आप मुझे बताइए ना कि क्या कोई लड़की इतना मेहनत कर पाएगी कभी कोई वो लड़की ना आगे समाज को भी मोटिवेट नहीं कर पाएगी। जब आप ईमानदारी से कोई काम करते हैं और आपको वो लक्ष्य मिल जाता है तो आपके अंदर जो मोटिवेशन आता है, आपके अंदर जो ताकत होती है, उससे आप समाज को भी एक बेहतर दिशा देते हैं, समाज को भी सिखाते हैं। एक स्टोरी हम लोगों ने किया था कल्पना की, है ना। कल्पना की हमने एडिटिंग मैंने की थी। मैं आपको बताऊं 12-13 मिनट की वीडियो होगी। एडिटिंग के टाइम ही मेरे आंखों में आंसू आ रहा था कि कैसे उसने 3-4 साल सपना और लक्ष्य अभी स्टार्टिंग में बता रही थी, उसने ना सपना बनाया ना लक्ष्य, उसने जीवन बना लिया कि ये मेरा जीवन है, ये मुझे मिलना ही मिलना है, अगर नहीं मिला तो मैं किसी काम लायक नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि कब को ऐसा भी हो सकता है। अब बच्चे इसलिए जाके फांसी लगा लेते हैं, मतलब मैं उसकी कहानी सुन करके कैसे उसने घर पे झगड़ा किया, गांव की रहने वाली लड़की लखनऊ जैसे शहर में आके, पहली बात हम लोग दिल्ली जाते हैं, हम लोग को थोड़ी सी वो होती है, अनकम्फर्ट हो जाते हैं। वो गाँव की रहने वाली लखनऊ में आकर के तैयारी कर रही है, 3-4 साल तैयारी कर रही है अकेले रूम लेकर के। उसके बाद उसके साथ धांधली होती है। उसने एक लाइन जो बोला था वो काफ़ी, है ना, कि मैं पास होती या फेल, लेकिन बेईमानी नहीं होनी चाहिए थी मेरे साथ। उसने कहा कि मेरे साथ बेईमानी हो गई, ये उसे ज़्यादा बुरा लगा। अगर मैं फेल होती तो मैं एक बार एक्सेप्ट कर लेती, हाँ कुछ कमी रह गई, लेकिन बेईमानी हो गई। अब मैं कैसे और तैयारी करूँ, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, वही बात है ना, मैं कैसे और तैयारी करूँ। मुझे क्या गारंटी है कि अगले एग्जाम में बेईमानी नहीं होगी। बेईमानी कहीं नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पद कांस्टेबल का हो, चाहे वो आपका दरोगा का हो, चाहे आरक्षी हो, चाहे वो आपका दरोगा। जिम्मेदारी दोनों पर बराबर है। ब्यूरोक्रेसी की जो जिम्मेदारी है, समाज को संतुलित करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर रहती है। ऐसी जब हम लोग स्कैम कवर कर रहे थे लखनऊ, उसी के आसपास 1 हफ्ते पहले एक घटना थी। बीपीएससी पर्चा लीक नहीं, धांधली कहेंगे वो, है ना। आरा जिले में क्या हो रहा था, बच्चे एग्जाम देने गए, सेंटर पे गए, 12 बजे से टाइमिंग था पेपर मिलने का, उन्हें पेपर नहीं मिला, आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा मिल गया। बच्चे परेशान, भाई टाइमिंग है वहाँ से, और सेंटर से क्या कहा जा रहा है कि आपको ठीक है 1 घंटा लेट हो गया, 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, आप कर लीजिएगा, हम 1 घंटा बाद में सबमिट करेंगे। तो भाई शक हो रहा है, बच्चों का लाजमी है भाई, ग्रेजुएट जाते हैं, बीपीएससी का एग्जाम कोई ग्रेजुएट लेवल से कम का नहीं होगा, है कि नहीं, ग्रेजुएट से ऊपर होंगे। तो वो कॉमन सबका काम करता है कि भाई क्यों आप 1 घंटा, जो नियम है। तो फिर उन्होंने परीक्षा अधिकारी से मिलने जाते हैं, तो रास्ते में उन्हें दिखता है कि कमरा बंद है, किसी बच्चे की नज़र पड़ती है, उसने वीडियो बनाया और दिखाया कि वहाँ पर पहले से ही 2 कमरों में बच्चों को बिठा करके, उनके हाथ में पेपर था, बाकायदा से मोबाइल कलम, और वो देख करके, है ना, वो अपना कर रहे थे पेपर।
फिर वहाँ से वो भड़का। यहाँ इन्हें आपने उत्तराखंड में भी सुना है, हिमाचल प्रदेश में जो आपने बताया कि कैमरे मतलब वो बच्चा रिकॉर्ड करता है, क्या वो वीडियो वायरल होता है? अगर वो वायरल ना हुआ होता, ठीक है, अगर वायरल ना हुआ होता और यही बीपीएससी के बच्चे कल को आंदोलन कर रहे होते और सड़क पर बैठ रहे होते, तो कोई स्ट्रीम मीडिया वहाँ जाकर कवर ना करता, कहता कि उनको प्रूफ देना पड़ता, उनको समझाना पड़ता किस तरीके से चीजें हुई पड़ता उन्हें। यस इस तरीके से निकालनी पड़ती, मैं इधर भी दिखा दूं, इस तरीके से निकालनी पड़ती, दिखाना पड़ता है कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, गले में टांगे घूमना पड़ता है। सोशल मीडिया पे लोग लिखते भी ट्रोल भी होते हाँ, कहते हैं कि इतना पढ़े होते, पेपर निकाल लिए होते तो आज ऐसे धरना नहीं देना पड़ता। तो ये भी है कि ईमानदारी आप हमेशा प्रूफ ही करते रहिए। एकदम यहाँ आपको यहाँ पता है, ये हम लोग किस समाज में कहा कि यहाँ आपको बेईमान है तो प्रूफ नहीं करना है, आप ईमानदार है, आपको ईमानदारी का सबूत देना है कि हाँ मैं ईमानदार हूँ। समझ रहे हैं, इस दुनिया में जी रहे हैं। और ये क्या हो रहा है, आप हिमाचल प्रदेश में भी एसआई भर्ती उसमें भी धांधली हुआ है, उसमें भी पकड़े जा रहे हैं दिल्ली। ये सिर्फ यूपी नहीं है, हर जगह कहानी हो गई है। देखिए मुझे सिर्फ एक चीज़ें समझ में आती हैं कि जो ऐसे ही बेईमानी, धांधली, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी तो आगे आने वाले समय में बच्चे तैयारी नहीं करेंगे, और जो कर रहे हैं वो अपने आप को कैसे मनाएंगे। अब मान लीजिए आपने बचपन से एक सपना देखा है वर्दी का, अगर आप वो नहीं पा पाते हैं तो दूसरे किसी भी काम में आप वो बेहतर नहीं कर पाएंगे जो आपने बचपन में जो सपना बुना है। लोग कहते हैं कि एक सपना होता है जिसको आदमी मेहनत करता है, पूरी लगन के साथ कोशिश करता है। एक किस्सा याद आ रहा मुझे। स्वामी विवेकानंद से एक आदमी ने पूछा कि बताइए स्वामी जी कि एक आदमी है जिसका मकान बिक गया है, जिसका धन दौलत नहीं है, जिसका दिवालिया हो गया है, दिवाला घोषित कर गया, उसकी बीवी छोड़ के चली गई, उसके बच्चे छोड़ के चले गए, उसको कुछ भी नहीं बचा है। स्वामी जी बताइए अब वो आदमी क्या करेगा? स्वामी जी ने बोला कि उसके पास अगर उम्मीद है तो वो सब हासिल कर लेगा, उसके पास उसकी उम्मीद है, वो ताकत है। जब उम्मीद खो गई तो सब कुछ खो गया, क्योंकि अब यहाँ कंडीशन ऐसी ही, बच्चों के पास उम्मीद भी नहीं बची है, वो करें क्या? अगले पेपर में बेईमानी नहीं होगी, गारंटी कौन ले रहा है? क्या गारंटी है? लगातार हो रहा है, हर पेपर में हो रहा है कि नहीं? ये चीजें हैं। और उन बच्चों को सोचिए घर से कितना प्रेशर होता है, पिताजी घर से, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, सबको तो जवाब ही देना होता है। घर वालों को बताएंगे माँ 2 साल और रुक जाओ, शायद मुझे वर्दी मिल जाए। मोहल्ले वाले ऐसे ताना बोल देते हैं, का हो तू, 5 साल में अभी सिलेक्शन नहीं भाई, तो वो भी एक कहानी और दिमाग में आ रही। मेरी सिस्टर है, यूपी टेट का अभी एग्जाम उसने दिया है, तो क्लियर हुआ था अभी। तो जब अपने हॉल में पेपर दे रही थी तो वो एक लड़का बैठा हुआ था, वो सिर्फ पूरे पेपर 2 घंटे 2.5 घंटे जो होता लेके बैठा हुआ था, और हमारे सीट पे एक भी गोला नहीं बना रहा था। बता रहा हूँ मैं। इन्विजिलेटर साहब आए, उन्होंने कहा अब तो 15 मिनट बना है, नहीं उस बार बार उसको जाके टोके, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, देख रहे हो जो भी 15 मिनट बना, बचा हुआ था 10 मिनट, कि 10 मिनट बचा है अब तो कुछ कर लो, तब भी उसने कुछ नहीं किया और खाली OMR सीट ले जाकर के ऐसे जमा कर दिया। कुछ तो लगाएगा आदमी, गलत ही लगाएगा लेकिन लगाएगा। क्यों नहीं लगाया उसने, आप सोच सकते हो, खुद सोचिए आप क्यों नहीं लगा सकते? खड़े होते हैं, ये भी हो सकता है परिवार के प्रेशर में जबरदस्ती उसको तैयारी करवाया जा रहा है। आपको टाइम पास करने के लिए गोला लगा देंगे आप, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि उसको कोई और लगा देगा, हो सकता है। हाँ, तभी तो उसने खाली छोड़ा क्योंकि हम ये सवाल इसलिए भी उठा सकते हैं क्योंकि 57 लोग पकड़े गए हैं और कोई भी भर्ती ऐसी नहीं जा रही जो पूरी तरीके से क्लियर हो। ये तो सामने आ रहा है। अगर यही ये तो अगर 10-20 बच्चों की धांधली होती है तो ये एक मामला सामने नहीं आता, ये बड़ा मामला है। और ये समझो ना जितेश, ये जो बच्चे निकाल रहे हैं वो कोई रिसर्च करने वाले बच्चे नहीं है जिनको धांधली पकड़ने का एक्सपीरियंस हो, ऐसा नहीं है। ये बच्चे अपने रिस्क पे जाके बन गया है, इन्होंने इतने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है कि नहीं? हाँ भी दरोगा है ये बच्चे जो खुद ही रिसर्च कर रहे हैं, खुद ही ढूंढ रहे हैं, धांधली इंटर्नशिप हो रही है, चोरी बेईमानी पकड़ रहे हैं। ये खैर मजाक कर रहा हूँ थोड़ा सा। मैं ये कह रही हूँ ना कि मतलब अगर ये बच्चे जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास कोई टूल किट नहीं है, कैसे मापा जाए, कैसे पता चले कहाँ से चोरी हुई, बेईमानी हुई, वो बच्चे जब इतना फ्रॉड इकट्ठा कर पा रहे हैं तो अगर कोई एजेंसी ठीक तरीके से जांच कर दे तो आंकड़े पता नहीं कितने होंगे। जिस दिन एजेंसी सही तरीके से जांच करेगी तब आप देखिएगा कि इसके जो आंकड़े आएंगे ना मैडम, वो चौंकाने वाले आएंगे। पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा और स्तब्ध रह जाएगा कि 9,534 पदों पर क्या इस तरीके से भी धांधली हो सकती है। जब हम लोग पिछले हफ्ते जब हम लोग कवर कर रहे थे तो मन में एक संशय भी था कि ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं
कितना सही है, क्योंकि लगातार ये भी सवाल उठ रहे थे और लोग उठाते भी हैं कि कोई भी भर्ती आती है, भर्ती में जो बच्चे नहीं हो पाते उसके बाद आके बैठ जाते हैं, आके धरना देने लगते हैं। तो इस तरीके के सवाल हमने उनसे पूछे भी थे, तो उन्होंने बाकायदा हम लोगों को डिटेल के साथ बताया है, वो हम लोगों ने चलाया भी है। तो अगर एजेंसी अब जांच करती है, जिस तरीके से 57 लोगों को पकड़ा गया है, तो अब तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, 90% कह सकते हैं कि आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले आ सकते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसके लिए अदालतें कई कई सालों तक अपना ट्रायल चलाती रहती हैं, फैसला देती रहती हैं, लेकिन ये माना जाता है कि हमारा जो कानून व्यवस्था वो ऐसी है। तो यहाँ पे तो साफ तस्वीर कुछ और बता रही है, लेकिन यहाँ पे लोग सुनने को ही तैयार नहीं, ना किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बच्चे इतने दिन से लगातार धूप में हैं, कुछ बच्चे बीमार भी वहाँ पड़ रहे हैं। देखिए, जो इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं। इनके लिए मैं एक लाइन कहता हूँ कि कर्म भूमि पर फल पाने के लिए श्रम सबको करना पड़ता है, रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। तो मेरी शुभकामनाएं, और मैं शुभकामनाएं तो नहीं दूंगा, मैं ये कहूँगा कि ये जो जद्दोजहद कर रहे हैं, जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपनी लड़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये रंग भर रहे हैं उसमें, मुझे ऐसा लगता है। और इनकी जो मेहनत है वो ज़रूर रंग लाएगी। पिछले कल जो संडे बीता है उसमें हमने देखा कि सर्व जो हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बल मिला है इस आंदोलन को। सर, आप कंक्लूजन में बस मैं बड़ा हो रहा, क्लोज करते, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हम तो निकले थे घर से अकेले, लोग मिलते गए और काफिला बंद आ गया। तो बस 2-4 बच्चों ने इस चीज़ को उठाया, शुरू किया। हम लोग गए थे तो मेरे ख्याल से 50 होंगे, और आज की डेट में 500 बच्चे वहाँ पर हैं। आज की डेट में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो भी वहाँ जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। वीडियो हमारा उन तक पहुंचेगा ज़रूर, मुझे पता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अपने इस आंदोलन को बंद मत करिएगा। हम लोग कहीं भी रहें, आप लोग की आवाज़ को बुलंद करना हमारा काम है, और वो हम पुरजोर तरीके से, ईमानदारी से करते रहेंगे। धन्यवाद। आपका काम प्रदर्शन करना है, अपना हक पाना है, और हमारा काम आपकी बातों को अपने व्यूवर्स तक पहुंचाना है। मैं पूरी ईमानदारी से ये बात कह सकती हूँ कि जब भी आपको ज़रूरत महसूस होगी, हम वहाँ ज़रूर पहुंचे होंगे, हमारा माइक वहाँ ज़रूर पहुंचा होगा। और मैं ये भी कहूँगी कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आपको लगता है कि बेईमानी हुई है, धांधली हुई है, तो आप अपनी आवाज़ मजबूत करते रहिए। बहरी और गूंगी सरकारों को भी कभी कभी सुनाई दे देता है, ऐसे बच्चे आंदोलन करते हैं ना जितेश, लग रहा है ना? बिल्कुल लग रहा है, लग रहा है, क्योंकि पिछली बार बच्चे कम थे, टीचर्स नहीं थे। अब जिस तरीके से फ्रॉड लगातार पकड़े जा रहे हैं, ट्विटर, क्या जोर से चिल्लाएंगे? है कि नहीं? चिल्लाना है बिल्कुल। और भारत एक नई सोच की जो मेहनत है वो भी रंग लाती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले हम लोगों ने इसको कवर किया, ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जब भी ज़रूरत होगी हमारे व्यूवर्स को, जो हमें देखते हैं, तो हम वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे, चाहे कितनी भी किलोमीटर दूर क्यों ना हो। और हमने ये पहल दिखाई है, चिल्लाना है, और हमने ये पहल करके दिखाई भी है कि जब कोई नहीं सुन रहा था, जब कोई अपना प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा था, तब हम वहाँ उन बच्चों की बात सुनने गए थे, और हमने काफ़ी 1-2 दिन का समय देकर उन बच्चों की बात को बाकायदे सुना है, अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाया है, और आगे भी हम आपके साथ हैं। हम आपकी आवाज़ को पूरी मजबूती देते रहेंगे। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। एक चीज़ और कहनी है, जैसे जब आर्मी चलती है परेड करते कदम से कदम मिला करके, तो उन्हें पुल पे मना कर दिया जाता है कि कदम से कदम मिला के नहीं चलता, क्योंकि एक तरह की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, पुल टूट जाता है। तो बस आंदोलन करिए आप लोग, एक सुर में, एक फ्रीक्वेंसी में चिल्लाइए, और कोई कितना भी बहरा हो उनके कान तक आवाज़ जाएगी, एक कान से जाएगी, दूसरे कान का पर्दा वर्दा सब निकल जाएगा, है कि नहीं? भगत सिंह की एक बात भी याद आ रही है कि उन्होंने कहा था कि जो अंग्रेजी सरकार है वो बहरी है, तो धमाका तेज करना पड़ेगा उनको सुनाने के लिए। तो वैसे ही देखिए भाई, अब इस चीज को लेकर लोग ये कहने लगे कि हम बच्चों को उकसा रहे हैं, और ये मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर बच्चों को आशंका है कि उनके साथ बेईमानी हुई है, तो जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बेईमानी हुई है ना, 57 बच्चों के साथ बेईमानी, तो उनके लिए करना है भाई, उन्हीं के लिए जांच। 157 हो जाएंगे तो 157 के लिए करेंगे, है कि नहीं? ये बात देखिए, भारत एक नई सोच चाहता है कि ये जांच हो। नमस्कार, धन्यवाद। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।